गुड मॉर्निंग। हम कैपिटल गेन के बारे में पढ़ चुके हैं और कैपिटल गेन कब क्रिएट होता है ये मैंने आपको बताया था कि वेन एवर वी सेल कैपिटल एसेट्स एंड अमाउंट ऑफ द रिसीविंग और कंसिडरेशन इज द मोर देन कैपिटल कॉस्ट दैट कॉल्ड कैपिटल गेन। अर्थात कैपिटल गेन का मीनिंग होता है कि जब कभी हमें प्राप्त होने वाला प्रतिफल हमारी पूंजी संपत्ति की लागत से ज़्यादा होता है तो हमें कैपिटल गेन प्राप्त होता है। कैपिटल गेन दो प्रकार के हो सकते हैं, ये भी मैंने बताया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब कभी शॉर्ट टर्म वाली संपत्तियों को बेचा जाता है, जिसको कि हम 12 महीने या 24 महीने की कम अवधि वाले संपत्ति जो जिनका होल्ड किया है उनको बेचा जाता है, तो उनसे होने वाला लाभ क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उस पर लगने वाला टैक्स भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मीनिंग होता है कि जब कभी कोई संपत्ति हमारी 12 महीने से अधिक की अवधि की है या 24 महीने या 36 महीने की अधिक की अवधि है या लंबे समय से है जिस पर किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं हुआ है, तो ऐसी संपत्ति को बेचने से जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसकी लागत से अधिक, तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉस्ट होती है कैपिटल की उसको इन्फ्लेटेड करके और कंसिडरेशन में से या जो सेलिंग प्राइस है उसमें से घटाया जाता है और उस पर लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स कहा जाता है। अब हमारे सामने ये बात आती है कि लॉन्ग टर्म के अंतर्गत कौन कौन सी संपत्तियां शामिल होती है। तो लॉन्ग टर्म के अंतर्गत संपत्तियां जो शामिल होती है, लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर है, बॉन्ड है, ट्रेडमार्क है, गोल्ड है, ज्वेलरी है और ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया से बाहर, अर्बन एरिया के अंदर हो, अर्थात वह एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो, वो शहरी लैंड हो या एग्रीकल्चर लैंड हो। तो अब आपके सामने मैंने जो टॉपिक रखा है वह है हाउ टू वी कंप्यूट ऑफ कैपिटल गेन मेथड। तो इसमें दिए हुए हैं मेथड ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। इसमें आपको ये देखना है कि यदि हमारे पास किसी प्रकार की शॉर्ट टर्म कैपिटल को बेचा है और उससे किसी प्रकार का लाभ हुआ है, तो हमें क्या करना है? जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल बेचने से हमें कंसिडरेशन मिला है या अमाउंट मिला है या सेलिंग प्राइस मिली है, उसमें से उसकी एक्चुअल कॉस्ट घटानी है और यदि उस कॉस्ट पर किसी प्रकार का हमने डेवलपिंग एक्सपेंसेस किया है या एक्सपेंशन एक्सपेंसेस किए हैं तो वो घटाने हैं। और इसी से संबंधित यदि हमने इस संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के संबंध में किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट या ब्रोकरेज का खर्चा किया तो वह भी घटाना है। तो कहने का अर्थ है कि केवल 3 प्रकार के खर्चे हमें घटाने हैं। पहला, आपको क्रय जो हस्तांतरण प्राइस है उसमें से या जो प्राप्य प्रतिफल है उसमें से हमें उसकी एक्चुअल कॉस्ट घटानी है, एक्सपेंशन कॉस्ट घटानी है और जो उसके ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हुए थे वह घटाने हैं। तो इस प्रकार से घटाने के बाद में जो आपका लाभ बचेगा वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचेगा। इसी प्रकार से आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितना भी हमें सेलिंग प्राइस मिली है या सेल कंसिडरेशन मिला है उसमें से जो संपत्ति की लागत थी उसका इन्फ्लेटेड प्राइस घटाना है। इन्फ्लेटेड प्राइस घटा करने के बाद में उसके संबंध में किसी प्रकार के खर्चे हुए हैं तो वह भी घटाने हैं। और यदि उस संपत्ति पर किसी बेचने से पहले किसी वर्ष हमने डेवलपिंग एक्सपेंसेस किए हैं या एक्सपेंशन किया है तो उसका भी इन्फ्लेटेड प्राइस घटाना है। तो हम इसमें भी 3 बातें घटाएंगे। सेल कंसिडरेशन में से पहला हो जाएगा किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस। सेकंड हो जाएगा इन्फ्लेटेड प्राइसेज या इंडेक्स प्राइस ऑफ एसेट्स। ये घटाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपके ऐसी संपत्तियां हैं जिनमें सेक्शन 54 से संबंधित जो भी डिडक्शन है वह मिलते हैं तो वह डिडक्शन भी घटाने पड़ेंगे और उसके बाद में टैक्सेबल कैपिटल गेन निकलेगा। तो नेक्स्ट पेज पर आपके सामने दिया हुआ है कि अच्छा, एक बात और बता दूं कि ऐसी संपत्ति जो कि लॉन्ग टर्म से संबंधित है लेकिन वह डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएट रेट से हासिल की जाती थी। तो ऐसी स्थिति में उससे होने वाला लाभ आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कहलाएगा और उस पर टैक्स भी शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। और इसमें आपको प्राइस को इन्फ्लेटेड नहीं करना है, अर्थात उसको सूचकांकित नहीं करना है। और यदि सेक्शन एक और दिया हुआ है कि यदि कोई बिजली उत्पादन करने वाली या वितरण करने वाली कोई ऐसी संस्था है जो सेक्शन 32(1) फर्स्ट के अंतर्गत संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन करती है और वह भी स्थायी किस्त पद्धति से, तो उस पर ये डेप्रिसिएशन वाला नियम लागू नहीं होगा। और एक्चुअल में जो अब हम संपत्ति को बेचते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल को, तो ऐसी स्थिति में आपके सामने ये पूंजी लाभों की गणना किस प्रकार से की जाए, तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना और अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना दोनों की आपको तालिका दी हुई है। जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ दी हुई है। आप देखिए, आपको पहला दे रहा है सेल कंसिडरेशन, सेकंड दे रहा है ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, थर्ड वन दे रहा है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द टोटल ओरिजिनल कॉस्ट, और इसी प्रकार से यदि एक्सपेंशन किया है तो वह चीज़ घटानी है। और उसके बाद में आपका ये एक तरह से ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा और उसमें से आपको डिडक्शन घटाने हैं। जैसी जैसी संपत्ति होगी ये डिडक्शन सारे के सारे एक बार में नहीं घटाए जाएंगे। जैसे बॉन्ड है तो उस पर का कौन सा सेक्शन लगेगा, रेजिडेंशियल हाउस है तो कौन सा सेक्शन लगेगा, तो ये सेक्शन 54, 50B, 50D इस प्रकार से दिए है। तो जो संपत्ति जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको सेक्शन 54 का डिडक्शन भी मिलेगा और उसके बाद में आपके टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। और इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म में भी दूसरा जो एनालिटिक टेबल दी हुई है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना करने का, तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा कि आपको ओरिजिनल कॉस्ट का इंडेक्स नंबर नहीं बनाना है या इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं बनाना है, इसमें आपको ओरिजिनल कॉस्ट ही लेना है। तो इसमें हम एनालिटिक टेबल में भी देखें तो सेल कंसिडरेशन लेस करके ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, फिर आपको ओरिजिनल कॉस्ट घटानी है और किसी प्रकार का डेवलपिंग या एक्सपेंशन एक्सपेंसेस किया है या कॉस्ट की है तो वह भी घटानी है। और उसके बाद में इसमें सेक्शन 54B, 54D, 54G, 54GA की कटौतियाँ दी जाएगी और उसके बाद में आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। अच्छा, इसके बाद में आपको दे रहा है तीसरी एक एनालिटिक टेबल, ऐसी संपत्तियां जो डेप्रिसिएट की जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये दिया हुआ ही है कि जिस ब्लॉक को बेचा है उसका पहले तो ये दिया हुआ है सेल कंसिडरेशन, फिर लेस कर दीजिए ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, फिर उस जो ब्लॉक बेचा है उस ब्लॉक की जो डेप्रिसिएट वैल्यू है ओपनिंग वह देनी है और इसके बाद में आपके वर्ष के दौरान इसी ब्लॉक की क्रय की गई संपत्ति की लागत ये घटा देने हैं और इससे आपके कैपिटल गेन आ जाएगा और इसमें से भी आपको ये डिडक्शन देने हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। अब आपको एक अच्छी बात दी हुई है कि कैपिटल गेन का क्वेश्चन जब भी करें तो आपको 4-5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं अच्छे से। सबसे पहले आपके पास परचेज कंसिडरेशन होना चाहिए जिसे प्रतिफल का मूल्य कहते हैं। दूसरा आपको ये होना चाहिए पूंजीगत संपत्ति का प्राप्त करने की लागत, मतलब जब हमने खरीदी थी तब उसकी क्या लागत थी, फिर आपके हस्तांतरण व्यय कितने हैं और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है तो उसका इंडेक्स नंबर से हम उसको रेज करेंगे कॉस्ट को। इसी प्रकार से यदि वृद्धि की है एक्सपेंशन किया तो उसको भी रेज करना है और 54 के अंतर्गत जो डिडक्शन है उसका भी लाभ उठाना है। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब आपके सामने ये जो मैंने डिडक्शन बताए थे 54 के, वह 54 के डिडक्शन क्या क्या है और किस संपत्ति के बारे में और कैसे निकाले जाएंगे उनको मैं समझा रही हूँ। आपको ये दिया हुआ है, मैंने आपको एक एनालिटिक टेबल दी है। 54 सेक्शन है वो केवल रेजिडेंशियल हाउस के संबंध में है। रेजिडेंशियल हाउस के संबंध में अगर कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो लॉन्ग टर्म से संबंधित इसमें कैपिटल गेन होगा और इस प्रकार के जो छूट मिलेगी वह एचयूएफ को मिलेगी और इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलेगी। और इसमें ये दिया हुआ है कि यदि आपने कोई मकान बेचा है
तो ऐसी स्थिति में हम या तो नया मकान ले लें या प्लॉट ले सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब मकान बेचा है तो उसके 1 या 2 वर्ष के अंदर ले लेना चाहिए। और मतलब सॉरी, इस जो मकान हमने बेचा है उसके 2 वर्ष के अंदर ले लेना चाहिए। और यदि उसका निर्माण करवा रहे हैं तो 3 वर्ष के अंदर अंदर उसका निर्माण हो जाना चाहिए। और ये जितना भी हमारे पास कैपिटल गेन हुआ है वह रिवर्स हो सकता है यदि हमने नया मकान खरीदने के बाद में या नया मकान बनाने के बाद में उसको 3 साल तक होल्ड नहीं रखा। अगर नहीं रखा तो वापस जो कैपिटल गेन हमारा टैक्स फ्री हुआ था वह वापस टैक्सेबल हो जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे दूसरा दे रहा है 54B सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अगर अर्बन एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके संबंध में भी HUF और इंडिविजुअल व्यक्ति को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में 54B की छूट मिलेगी। और इसमें छूट तभी मिलेगी जब कभी हमने ये ज़मीन बेच करके हमने गांव में या अर्बन शहर में पुनः एग्रीकल्चर लैंड ले ली है और 2 साल के अंदर अंदर ले ली है। और इसके अंतर्गत आप ये देखना कि जितना भी जो छूट मिलेगी वह कैपिटल गेन के बराबर मिलेगी। और इसी प्रकार से 54B दिया हुआ है, 54EC, ये सारे आपको दिए हुए हैं। इसमें आप सारी की सारी बातें पढ़ के डिसाइड कर सकती हैं कि कोई किसी भी संपत्ति को हमने अगर बेचा है तो इंडिविजुअल को मिल रही है, HUF को मिल रही है, या ऑल ऑफ का मतलब जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी मिल सकती है या HUF को भी मिल सकती है, मतलब तो ऐसी स्थिति में ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। और कितने साल तक होल्ड रखना है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर ये होल्ड हम नहीं रख पाते हैं नई चीज़ लेने पर, नया इन्वेस्टमेंट करने पर, तो पुनः हमारा जो पुराना कैपिटल गेन होता है वह टैक्सेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन भी करेंगे 1-2, और मैं आपको क्वेश्चन भी करवाती हूँ। थैंक यू।